नमस्ते। आज हम कक्षा 7 में हिंदी विषय पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में देश के नाम संदेश भाग 2। पहले भाग में हमने अब्दुल कलाम ने जो ईमेल द्वारा हमने बताया था कि क्या आपके पास आपके देश के लिए 10 मिनट है, उसके बारे में हमने जाना था। इस इकाई में पत्र के माध्यम से एक मित्र ने दूसरे मित्र को ये संदेश भेजा है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंकते हैं। कलाम क्या कहते हैं कि आप दूसरे देश में जाते हैं तो वहां प्रशंसनीय नागरिक कहलाना पसंद करते हैं, परंतु जब आप अपने देश में पग यानी कि कदम रखते हैं, कदम रखने का अर्थ होता है पहुंचना, कि जैसे ही आप अपने देश में कदम रखते हो अहीं तहीं सिगरेट का टुकड़ा फेंक देते हो, कागज के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते। कलाम हमें क्या कहता है? कलाम कहते हैं कि यदि आप दूसरे देश में प्रशंसनीय नागरिक कहलाना पसंद करते हैं तो आप अपने देश में क्यों नहीं। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनाईकर के हवाले से कहा। अब डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं कि मुंबई के आयुक्त अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहां तहां गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं, और फिर वहीं लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। प्रशासन का अर्थ क्या होता है? व्यवस्था। यानी कि प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं कि हमारी सरकार ये कचरा नहीं उठाती है। ऐसा हम दूसरे पर दोष डाल देते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा, और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। ऐसा हम जान सकते हैं कि हम हमारे देश में स्वच्छता नहीं रख सकते, दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ प्रशंसनीय कहलाते हैं, परंतु अपने देश में नहीं। तो ऐसा क्यों? इसलिए अब्दुल कलाम इस पाठ में पत्र के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए हमारे देश के स्वच्छता की जिम्मेदारी देश के सभी नागरिकों की है। आगे डॉक्टर अब्दुल कलाम क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति ने मिसाल दी की। मिसाल का अर्थ होता है उदाहरण, कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी उस पर उलट आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे, यानी कि हम ऐसा कहते हैं कि हम जो सरकार चुनेगी वो हमारा काम करेगी। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की रहमत तक नहीं उठाएगी। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलन समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ऐसा ही सोचते हैं कि हम ड्राइविंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं। गला फाड़ने का अर्थ होता है जोर जोर से बोलना, कि हम दहेज के खिलाफ कैसे गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। हम किसी को दहेज लेने के लिए नहीं देते, मगर हमें जब बारी आई, हमारी बारी आई दहेज लेने की, तब हम चुप रह जाते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। और बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? वह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे कि व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। लेकिन मैं और आप कतई क्या, जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है
तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क और सुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इसलिए बाद में हम इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे। खाड़ी एक देश है, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर ले जाए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था से सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवे रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। कलाम क्या कहते हैं कि हमें कोई संकट आए तो हम दूसरे देश में जाए, दूसरे देश से अन्य देश में जाए, परंतु वहाँ भी हमें कोई सहारा नहीं मिलता, तब हमें भारत देश की याद आती है और भारत सरकार हमें बचाकर वापस ले जाती है। इसलिए हमें देश के श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए देश के लिए अच्छे कार्य करना चाहिए। अंत में, पत्र के अंत में परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र किरण। कोई भी पत्र लिखते हैं तो अंत में परिवार वालों को प्रणाम करना चाहिए और पत्र लिखने वाले का नाम अंत में आता है। तो इस तरह देशवासियों के लिए संदेश नाम का एक ईमेल था जो किरण ने पढ़ा था और अपने मित्र हर्ष को पत्र के माध्यम से उसने बताया है। इसलिए हमें भी देश के श्रेष्ठ नागरिक बनना चाहिए। तो बच्चों, आपको पूरी तरह से इस इकाई समझ में आ गई होगी। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। वाकई, यथार्थ, हकीकत में। रश्क का अर्थ है ईर्ष्या। रवैया का अर्थ है परिपाटी। तकरीबन तो प्रायः, लगभग। पुर्जे तो मशीन के अंश, मिसाल, उदाहरण, हिमाकत, मूर्खता, बेवकूफ़ी, झकझोरना, झटका देना, झंझोरना। अब हम अभ्यास के प्रश्न समझेंगे। प्रश्न 1, प्रश्नों के मौखिक उत्तर लिखिए। यह पत्र किसने किसको लिखा है? तो यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। पत्र लिखने वाले का पता क्या है? तो पाठ के शुरुआत में ही आया था कि मातृछाया ऊंची शहरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाभर, जिला बनासकांठा। पत्र में क्या वर्णन किया है? तो पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनके शिकायती रवैये का वर्णन किया गया है। पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा था? तो पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। प्रश्न 2, प्रश्नों के मौखिक उत्तर लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में अभी आपको बताऊंगी लिखकर। प्रश्न 3, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ शब्द अलग अलग है, उसे हमें उचित क्रम में लिखना है। में सफाई खुदाई है, तो इसका सही वाक्य बनेगा सफाई में खुदाई है। वाक्य 2, मेरा महान भारत। मेरा भारत महान। लेना और दहेज पाप देना है। दहेज लेना और देना पाप है। आदर्श भारत को आओ बनाइए मिलकर राष्ट्र। आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाइए। फिर से वाक्य बनाती हूँ। सफाई में खुदाई है। मेरा भारत महान। दहेज लेना और देना पाप है। आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। अब हम प्रश्नों के मौखिक उत्तर यानी कि जो 2-3 वाक्य में हमें उत्तर देना है वह प्रश्न पढ़ेंगे कि हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है?
तो हमारे देश के स्वच्छता की जिम्मेदारी देश के सभी नागरिकों की है, स्थानीय सत्ता तंत्र की भी है। प्रश्न 2, देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? तो देश के प्रति हमें लगाव हो, प्रेम हो, यह आवश्यक है। हमारा फर्ज है कि देश के हर कायदे कानून का हम पालन करें, देश के विकास में हम अपना योगदान दें। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा को नुकसान हो। प्रश्न 3, हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्या बाधक है? तो हमारे देश के विकास में सबसे पहली समस्या है कि हमारे देश में कायदे कानून का चुस्ती से पालन नहीं होता। लोग हमारे सरकार को ही दोष देते हैं। सरकारी अफसर भ्रष्टाचार करके नियमों का उल्लंघन करते हैं। सरकारी संसाधनों के उपयोग और संवर्धन में आम लोग यानी कि नागरिक अपना फर्ज जिम्मेदारी नहीं समझते। प्रश्न 4, हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? तो हम हमारे देश के कायदे कानून को महत्वपूर्ण नहीं मानते। हमें देश के प्रति गर्व और सम्मान नहीं है। हम सोचते हैं कि देश के विकास की जिम्मेदारी हमारी नहीं, प्रशासन की है, जबकि दूसरे देश में प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से नियमों का पालन करवाता है। हमें उसमें गर्व भी होता है, इसलिए हम अन्य दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं। ऐसा यहाँ कलाम ने कहा है कि हम दूसरे देश में प्रशंसनीय नागरिक कहलाना चाहते हैं, इसलिए दूसरे देश के कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन हमारे देश में नहीं। अब हम आगे का प्रश्न समझेंगे कि व्याकरण विभाग का यह प्रश्न है। हम काल तो जानते हैं कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। यहाँ वाक्य बताए गए हैं कि यह वाक्य कौन से काल का है? तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। बच्चों, जो क्रिया अब हो रही होती है उसमें वर्तमान काल आता है, जिसमें क्रिया पहले हो चुकी है वह भूतकाल, और वह होने वाली है उसमें भविष्य काल आएगा। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अब क्रिया चालू है तो वर्तमान काल। मैं कल अंबाजी गया था, कल गया था यानी कि भूतकाल। कोई गाना गा रहा है, अब क्रिया चालू है तो वर्तमान काल। आज ठंड ज़्यादा होगी तो भविष्य काल। कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं, कल जाना है इसलिए भविष्य काल। परसों कश्मीर में हिम वर्षा हो गई है क्रिया, इसलिए भूतकाल। आप कल अहमदाबाद से क्या लाए थे? तो भूतकाल। कुछ अभिनेता यहाँ आने वाले हैं, आया नहीं है मगर आने वाले हैं तो भविष्यकाल। इस तरह काल के वाक्य यहाँ बताए गए हैं। यहाँ प्रश्न 4 में है काल परिवर्तन कीजिए। एक वाक्य है भविष्यकाल, भूतकाल और वर्तमान में होगा और हमें उसके दूसरे काल में परिवर्तन करना है। तो मैं बाजार गया, तो इस वाक्य का भविष्यकाल क्या होगा? तो मैं बाजार जाऊंगा। मंदिर में पूजा होगी, तो भूतकाल में मंदिर में पूजा हुई थी। शिमला में हिम वर्षा हुई, इसका भविष्यकाल बनाना है, तो शिमला में हिम वर्षा होगी। मैंने पढ़ाई की, यह वाक्य का वर्तमान काल करना है, तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अब इस इकाई में कहावत भी बताई गई है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। इसका अर्थ होता है कि एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते। तो हम इस कहावत का क्या वाक्य बना सकते हैं कि यदि दो महत्वाकांक्षी लीडर एक ही पार्टी में रहेंगे तो सदा टकराव की स्थिति रहेगी, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। यह अर्थ होता है इस कहावत का। दूसरी कहावत है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। चूहा यानी अधिक मेहनत लाभ कम। चूहा किसका वाहन है? भगवान गणेश का। इस वाक्य का अर्थ होता है अधिक मेहनत लाभ कम। अब हम वाक्य देखें तो ज़्यादा मुनाफे के लिए, मुनाफा यानी कि लाभ, ज़्यादा मुनाफे के लिए उसने बड़ी होटल बनवाई थी,
पर पूरे साल में उसको नाम मात्र का ही मुनाफा मिला। इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। हम मेहनत ज़्यादा करें परंतु लाभ कम मिले, इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तीसरी कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्तिशाली की ही जीत होती है। इस कहावत का अर्थ होता है कि शक्तिशाली की ही जीत होती है। सेठ जी ने अपने निर्दोष नौकर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे 2 साल के लिए जेल भिजवा दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस तरह इस कहावत का वाक्य हम बना सकते हैं। तो बच्चों, आपको पूरी तरह से इस इकाई और इकाई के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।